हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सबका सनराइज एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। कैसे हो? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो अपन है वो आरएस प्रीलिम्स के लिए वो राजस्थान की 21 सर्वे पढ़ रहे थे और उसमें अपन है वो चौथा चैप्टर चल रहा था। तो उसी श्रृंखला में आज की क्लास अपना वो शुरू करते हैं। आज है वो अपना जो औद्योगिक विकास है चौथा चैप्टर वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान में खनिज संसाधन, खनिजों की स्थिति क्या है, श्रम विभाग के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत रोजगार विभाग की जो योजना है उसके बारे में देखेंगे और श्रमिकों के लिए कौन कौन से वो सरकार के द्वारा योजना चलाई जा रही है उसके बारे में देखेंगे। तो आप एक बार अपने मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर ज़रूर करें। चलिए तो करते हैं क्लास की शुरुआत आज की। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान में वो खनिज संसाधन और उनकी स्थिति क्या है, कितने प्रकार के खनिज है वो राजस्थान में है वो पाए जाते हैं और है वो कितने प्रकार के खनिजों का है वो दोहन किया जाता है वर्तमान में, उसके बारे में देखेंगे। तो राजस्थान में खनिज संसाधन, सबसे पहले राजस्थान में खनिज संसाधन। वर्तमान में अपन राजस्थान में बात करें, अपनी आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्तमान में है वो राजस्थान में कुल है वो 81 प्रकार के खनिजों का है वो खनिज पाए जाते हैं। 81 टाइप के है वो खनिज पाए जाते हैं और उनमें से वो 58 प्रकार के खनिजों का है वो उत्पादन किया जाता है या दोहन किया जाता है। कुल खनिज है वो कितने प्रकार के? 81 प्रकार के खनिज कुल पाए जाते हैं। उनमें से वो 58 प्रकार के जो खनिज है उनका है वो उत्पादन या उत्खनन किया जाता है या दोहन किया जाता है टोटल खनिजों में से। अब अपन बात करें ऐसे कौन कौन से खनिज है जिसके उत्पादन में है वो राजस्थान एकाधिकार रखता है और ऐसे कौन कौन से खनिज है जिसका है वो अग्रणी उत्पादक है वो अपना राजस्थान राज्य है या फिर है वो लगभग पूरा उत्पादन राजस्थान में ही होता है और अग्रणी के रूप में किन किन खनिजों का उत्पादन अपने राजस्थान में होता है उसके बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ऐसे भी है वो क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है अक्सर। तो अब अपन देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से खनिज है जिसमें है वो राजस्थान एकाधिकार रखता है, यानी कि वो खनिज है वो राजस्थान में ही होती है, भारत में और कोई पर है वो नहीं पाए जाते, यहाँ फिर बहुत ही कम पाए जाते हैं। तो उन खनिजों की बात करते हैं, यानी कि राजस्थान एकाधिकार या फिर यूँ कहें पूरा राजस्थान में ही है वो पाए जाते हैं। राजस्थान का एकाधिकार खनिज ऐसे कौन कौन से खनिज है? तो अपन बात करें जैसे कि वो सीसा जस्ता है तो वो अपने राजस्थान में ही मिलता है और इसी के साथ है वो सेलेनाइट हो गया, वोलेस्टोनाइट हो गया, ये खनिज है जो है वो इसमें वो राजस्थान एकाधिकार रखता है। जैसे सीसा जस्ता और सोलेनाइट या सेलेनाइट, वोलेस्टोनाइट, ये जो खनिज है ये वो केवल राजस्थान में मिलते हैं भारत में, इसलिए वो अपने वो राजस्थान इसका वो 100% उत्पादन करता है और एकाधिकार रखता है। अब अपन बात करें इससे आगे कि ऐसे कौन से खनिज है जिसका वो लगभग अपन कहें यूँ कहें कि पूरा उत्पादन राजस्थान में ही होता है। तो ऐसे खनिजों की अपन बात करें कि जिसका वो लगभग पूरा उत्पादन है वो पूरा उत्पादन राजस्थान में ही होता है। तो जैसे कि सिल्वर या चांदी है, कैल्साइट है, तो ये जो खनिज है सिल्वर या फिर चांदी, कैल्साइट, ये जो खनिज है जिसका वो अपन यूँ कह सकते हैं कि पूरा उत्पादन है वो अपने राजस्थान में ही होता है। और अपन बात करें कि लगभग है वो और इससे आगे बात करें ऐसे कौन से खनिज है जिसका है वो राजस्थान में है वो अधिकतर उत्पादन राजस्थान में होता है। तो उसकी बात करें अधिकतर उत्पादन की, तो अधिकतर उत्पादन है वो या फिर अधिकतर उत्पादन है वो यहाँ ज़्यादातर है वो राजस्थान में होते हैं। तो वो कौन से है? जैसे बॉल क्ले और बात करें फेल्सपार और फास्पेराइट। तो ये जो खनिज है बॉल क्ले, फेल्सपार, फास्पेराइट और फायर क्ले, ये खनिज है ये वो लगभग अधिकतर उत्पादन अपने राजस्थान में ही होता है। और इसके साथ है वो पूरा उत्पादन ये यूँ के ज़्यादातर उत्पादन तो चांदी है, कैल्साइट है, जिप्सम है, ये है वो अपने राजस्थान में सबसे ज़्यादा होते हैं। और अग्रणी की बात करें तो सीमेंट और जो सीमेंट है वो भी है वो अपने राजस्थान है वो भारत में अग्रणी स्थान रखता है सीमेंट उत्पादन में। तो ये बात होगी अपने खनिजों के
कौन कौन से खनिज है वो राजस्थान है जिसमें एकाधिकार रखता है, जिसका वो पूरा उत्पादन किया जाता है होता है अपने राजस्थान में ही। और अधिकतर उत्पादन है जैसे कि फेल्सपार, फायर क्ले और फास्फेराइट, और ये जो खनिज है ये वो राजस्थान में ही ज़्यादातर है वो उत्पादित होते हैं या राजस्थान में ही पाए जाते हैं। अब अपन राजस्थान में कौन सी ऐसी एजेंसी है जो ये खनिज एवं खान विभाग के बारे में विपणन में सहायता करती और खनिजों को है वो दोहन में है वो नई तकनीकों के साथ है वो या आधुनिक तकनीकों के साथ है वो इसका है वो उत्खनन करती है। तो उसका नाम अपन को पता होना चाहिए, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज कॉरपोरेशन यानी कि आर निगम लिमिटेड या फिर लिमिटेड, RSMML यहाँ पर निगम ने खनिज लिमिटेड, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड RSMML। इसकी बात करें, ये अपने राजस्थान में खनिजों की वो उत्पादन के लिए नई और आधुनिक तकनीकों की है वो प्रयोग करती है और खनिजों को विपणन में और उत्खनन में वो सहायता करती है। तो बात करें इसकी स्थापना कब हुई, RSMML राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना हुई थी 30 अक्टूबर 1974 को इसको स्थापित किया गया। कब, 30 अक्टूबर 1974 को है वो इसको स्थापित किया गया RSMML को। और ये है वो इसका जो उद्देश्य है वो खनिज उत्पादन में है वो आधुनिक तकनीकों के साथ है वो दोहन करना। आधुनिक तकनीक, इसका उत्पादन वो उद्देश्य क्या है, आधुनिक तकनीक के साथ है वो दोहन करना और है वो साथ ही खनिज के जो खनन और विपणन में सहायता, ये है वो इसके कार्य है और ये इसका उद्देश्य है। खनिज खनन में वो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल के साथ है वो खनन करना और फिर इसको विपणन में और भी जो नवाचार है उसको है वो इसमें इम्प्लीमेंट करना खान एवं खनिज क्षेत्र में। अब इसकी है वो जो इसकी जो कंपनी है, ये कंपनी है, तो इसकी है वो इसको है वो 4 भागों में वो बांटा गया है। इस मतलब जो इसके कार्य है उसको खनिज क्षेत्रों के है वो उत्पादन के हिसाब से, जैसे कि और इसको जो 4 भागों में बांटा गया है उसको कहते हैं SBU&PC, यानी कि स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एंड प्रॉफिट सेंटर। स्ट्रेटेजिक एंड रणनीतिक बिजनेस यूनिट एंड प्रॉफिट, वो ये कितने हैं, तो ये 4 भागों में इसको बांटा गया है अलग अलग खनिज उत्पादनों के हिसाब से। जैसे कि अपन बात करें जो रॉक फास्फेट है वो अपने उदयपुर में ज़्यादा होता है, झामर कोटड़ा उदयपुर। तो इसके लिए जो SBU&PC अपने पहला जो रॉक फास्फेट के लिए कहाँ पर है, रॉक फास्फेट के लिए SBU&PC RSMML द्वारा कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो है वो है झामर कोटड़ा उदयपुर में। झामर कोटड़ा उदयपुर में रॉक फास्फेट के लिए। अपन बात करें वो SBU&PC जिप्सम के लिए कहाँ पर है, जिप्सम, तो जिप्सम के लिए वो जिप्सम बीकानेर में वो जिप्सम के लिए SBU&PC है। और इससे वो अगली बात करें कि है वो लिग्नाइट के लिए कहाँ पर है, लिग्नाइट जो कोयला का प्रकार है लिग्नाइट, उसके लिए वो जयपुर में है, SBU&PC स्थापित है। और लास्ट और चौथी जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एंड प्रॉफिट सेंटर है वो लाइमस्टोन के लिए कहाँ पर है, लाइमस्टोन के लिए है वो जोधपुर में। लाइमस्टोन के लिए कहाँ पर है, जोधपुर में स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एंड प्रॉफिट सेंटर है वो स्थापित किए गए हैं इस वो RSMML के माध्यम से। तो ये है वो राजस्थान में खनिज एवं जो खान लिमिटेड है इसके ये वो है प्रॉफिट सेंटर है विभिन्न खनिजों के लिए। अब इसके वो अगली बात करें, इससे आगे बात करें तो है वो प्रत्येक जिले में जो खान और खनिज है वो इससे जो अफेक्टेड क्षेत्र है, मतलब खनिज से अफेक्टेड क्षेत्र और जो लोग उनके लिए हितों के लिए वो एक फाउंडेशन है, कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट DMFC, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन कॉरपोरेशन।
इसकी स्थापना की गई। ये वो प्रत्येक जिला में, वर्तमान में तो 50 जिले, लेकिन इसमें वो 33 जिलों में वो DMFC डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन कॉरपोरेशन की स्थापना की गई है। और इसका जो DMSP ये इससे तो अलग है थोड़ा। इसके उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य जो खान से प्रभावित क्षेत्र या खनन से प्रभावित क्षेत्र और लोगों के हितों की रक्षा करना, वो इसका उद्देश्य है DMFC का। और ये DMFC 33 जिला मुख्यालयों पर है वो इसकी वो स्थापना की गई है, जो कि है वो जो खनिज क्षेत्र से वो प्रभावित लोग एवं वो क्षेत्र है उसकी है वो हितों की रक्षा करने का कार्य करती है। तो ये थे अपने वो खनिजों के बारे में, कौन कौन सी राजस्थान की महत्वपूर्ण है वो एजेंसी या फिर है वो संस्था है, उसके बारे में देखा। अब अपन देखते हैं कि राजस्थान में जो पेट्रोलियम है उसकी क्या स्थिति है और कितना खपत होता है अपने वो भारत में, और उसमें वो राजस्थान की है वो कितनी हिस्सेदारी है, या फिर यूँ कहें कि राजस्थान में वो भारत में जो टोटल पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल का उत्पादन होता है उसमें है वो राजस्थान की है वो कितनी हिस्सेदारी है। और उससे पहले अपन ये देख लेते हैं कि जो राजस्थान है, अपने राजस्थान में है वो कितने पेट्रोलीफेरस बेसिन है, यानी कि राजस्थान में किन किन जिलों से है वो पेट्रोल और क्रूड ऑयल का है वो निकाला जाता है या फिर वो है वो पाया जाता है। तो राजस्थान में पेट्रोलीफेरस बेसिन कितने हैं? राजस्थान में पेट्रोलीफेरस बेसिन कितने हैं? तो 4 बेसिन है राजस्थान में। पेट्रोलीफेरस बेसिन कितने हैं? 4। कौन कौन से? सबसे पहले अपने वो बाड़मेर सांसौर बेसिन, दूसरा जैसलमेर बेसिन, तीसरा बीकानेर और नागौर बेसिन, और चौथा है जो कि है वो विंध्यन बेसिन। ये 4 पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों को 4 बेसिनों में विभाजित किया गया है। और इसकी बात करें इसमें वो कितने जिले कवर होते हैं, तो टोटल है वो 15 या 15 जिले हैं वो इसमें इन बेसिनों में आते हैं, और इन जिलों से है वो पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है या फिर पेट्रोलियम खनिज के रूप में पाए जाते हैं। और क्षेत्रफल की बात करें तो ये वो लगभग 1.50 लाख वर्ग किलोमीटर है वो क्षेत्रफल कवर करते हैं ये 4 पेट्रोल बेसिन क्षेत्र। बात करें पहला कौन सा है, तो है वो बाड़मेर सांसौर बेसिन। दूसरे की बात करें तो वो जैसलमेर बेसिन। और तीसरा जो पेट्रोलीफेरस बेसिन है राजस्थान में वो है, अपन बात करें तो बीकानेर नागौर बेसिन। और जो चौथा है वो अपने पेट्रोलीफेरस बेसिन है वो है विंध्यन बेसिन। ये 4 है वो पेट्रोलीफेरस बेसिन है, और इनमें है वो कुल है वो 15 जिले है वो अपने राजस्थान के आते हैं। तो वो जिलों की भी साथ में बात कर लेते हैं कौन कौन से जिले हैं। तो बाड़मेर जो सांसौर बेसिन है इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, तो इसमें 2 तो नाम से ही स्पष्ट है, इस नाम से ही बाड़मेर और सांसौर जिला और जालौर, ये 3 है वो बाड़मेर सांसौर बेसिन में आते हैं। और जैसलमेर में केवल एक जैसलमेर जिला ही आता है, जैसलमेर जिला। और बीकानेर नागौर बेसिन की बात करें तो इसमें वो सर्वाधिक जिले आते हैं, 2 तो यही है बीकानेर और नागौर और चूरू के साथ श्री गंगानगर और श्री गंगानगर के साथ है वो हनुमानगढ़। ये वो जिले हैं वो बीकानेर नागौर बेसिन के अंतर्गत आते हैं। और विंध्यन बेसिन के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, तो इसमें वो हाड़ौती क्षेत्र के जो 4 जिले हैं वो, और है वो भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ का कुछ आंशिक क्षेत्र, ये भी इसमें आता है। तो वो जैसे कि हाड़ौती क्षेत्र के कौन कौन से जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, और इसी के साथ है वो भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ का आंशिक क्षेत्र, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ का है वो कुछ क्षेत्र भी है वो इसके अंतर्गत आता है, यानी कि विंध्यन बेसिन जो इसके अंतर्गत आता है। तो ये टोटल है वो 15 जिले हैं जिसके अंतर्गत ये वो बेसिन है। और है वो अपन क्षेत्रफल की बात करें कि कितना क्षेत्रफल है वो कवर होता है राजस्थान का, तो 1.50 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है वो, ये वो इन 4 बेसिनों के अंतर्गत है वो आता है।
तो ये अपने राजस्थान में जो महत्वपूर्ण जो 4 बेसिन है, इसको ध्यान रखना कि इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं और कितने बेसिन हैं, उसको है वो ये इम्पोर्टेंट है, इसका वो आप ज़रूर इसको याद रखें। अब इसके साथ अपन बात कर लेते हैं कि कुल पेट्रोलियम का उत्पादन है वो अपने भारत में वो कुल जो पेट्रोलियम उत्पादन होता है उसमें राजस्थान कितना उत्पादन करता है, और भारत है वो कितना वो भारत में खपत होती है विश्व की। तो बात करें खपत की, भारत तो है वो विश्व में भारत का तीसरा नंबर है। जैसे कि सबसे पहला है वो पेट्रोलियम या फिर क्रूड ऑयल की है वो खपत सबसे ज़्यादा अमेरिका में होती है, दूसरे नंबर पे चीन है, और अपने तीसरे नंबर पर भारत है। यानी कि खपत उपभोक्ता के मामले में भारत विश्व में तीसरे नंबर पर है। और बात करें कि अपने विश्व के कुल पेट्रोलियम खपत का यहाँ उपभोक्ता का 5.1% है वो उसका उपभोग भारत करता है। तो अपन बात कर रहे हैं कि भारत है वो थर्ड नंबर है पेट्रोलियम या फिर क्रूड ऑयल उत्पादन करने में, सॉरी उत्पादन क्या, खपत या फिर उपभोक्ता में, खपत या फिर उपभोक्ता कह सकते हैं, उसमें है वो अमेरिका और चीन के बाद है वो भारत तीसरे नंबर पे है। बात करें अपन है वो टोटल कितना है वो उपभोग करता है विश्व का, 5.1% है वो, 5.1%, वर्ल्ड का 5.1% है वो पेट्रोलियम का जो उपभोग है वो इंडिया में भारत के द्वारा किया जाता है। अब बात करें उत्पादन, भारत का तीसरा नंबर है। भारत खपत तो बहुत होती है, लेकिन क्या ये पेट्रोलियम भारत में पाया जाता है या फिर विदेशों से आयात किया जाता है, और किया जाता है तो कितना किया जाता है उसकी अपन बात कर रहे हैं। तो है वो अपने भारत में पेट्रोलियम और ये पाए तो जाते हैं, लेकिन है वो जितनी खपत है, देख लो खपत में तीसरे नंबर पर, जितनी खपत है उतना है वो नहीं पाया जाता, उसके है वो बहुत ही कम मात्रा में अपने भारत में वो पेट्रोलियम और ये कच्चे तेल पाए जाते हैं, और ज़्यादातर इसका जो है वो मात्रा है वो विदेशों से है वो आयात की जाती है। तो है वो कितना वो भारत में पाया जाता है, अपने जो खपत का है वो भारत में उत्पादित कितना होता है, और है वो अपन बात करें कि आयात पर है वो कितना निर्भर रहता है। आयात है वो ज़्यादा करता है, जैसे कि उत्पादन तो है वो 12.6% होता है, और जो 6% और जो है वो आयात यानी कि इंपोर्ट कितना किया जाता है, तो वो है वो 87.4% है वो आयात विदेशों से आयात करते हैं, जैसे ईरान है, सऊदी अरब है, इन देशों से अपना है वो पेट्रोलियम है वो आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ज़्यादा मात्रा में इंपोर्ट करते हैं, और बहुत ही कम मात्रा में है वो अपने वो भारत है वो इसका वो उत्पादन करता है। अब इसमें भी अपन बात करें, आपने जो भारत जो उत्पादित करता है इसमें राजस्थान है वो कितना योगदान रखता है। तो बात करें कि टोटल भारत है वो कितना उत्पादन करता है प्रति वर्ष, है वो 29.36 मिलियन मेट्रिक टन है वो प्रति वर्ष इतना है वो अपने भारत कुल उत्पादन करता है। और उसमें वो राजस्थान कितना उत्पादन करता है, तो अपन राजस्थान की बात करें, राजस्थान है वो उसमें लगभग 4.39 मिलियन मेट्रिक टन है वो प्रति वर्ष है वो राजस्थान उत्पादन करता है। 29.36 में से वो 4.39 मिलियन मेट्रिक टन है वो राजस्थान में उत्पादित होता है। अगर बात करें प्रतिशत है वो कितना है, तो ये कितना प्रतिशत होगा, 4 7 28 और 20 इसका वो प्रतिशत निकालेंगे तो फिर वो कितना, देखो 29.36 में से 4 पॉइंट ये है वो, तो इसका वो 100 में 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 एकम 7 3 और 7 सौ 28 लगभग 14.95 या फिर यूँ अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं वो 15% है वो इसका वो अपने है वो भारत में कुल उत्पादन का है वो 15% उत्पादन है वो राजस्थान में होता है पेट्रोलियम या फिर कच्चे तेल का। तो ये वो इम्पोर्टेंट फैक्ट या फिर डाटा थे अपने पेट्रोलियम और कच्चे तेल के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट है, भारत के संदर्भ में भी देखा आपने, और भारत में है वो राजस्थान में वो कितना योगदान रखता है उसके संदर्भ में भी अपन ने देख लिया। अब अपन देखते हैं कि जो ऑयल एंड गैस, प्राकृतिक गैस एंड ऑयल, इनके है वो राजस्थान में किन किन बेसिनों से है वो इसका है वो वर्तमान में उत्पादन किया जा रहा है, और है वो कौन कौन सी जो संस्थाएं या फिर यूँ कहीं कंपनी है जिसके द्वारा ये इसका उत्पादन किया जा रहा है। तो कच्चे तेल एवं गैस की बात करें या फिर पेट्रोलियम एवं गैस की बात करें, तो है वो सबसे पहले जो अपने है वो बाड़मेर सांचौर बेसिन से है वो बाड़मेर सांचौर बेसिन, इसमें है वो लगभग 16 क्षेत्र है जिस पर विभिन्न कुएँ हैं, जो पेट्रोलियम के लिए विभिन्न कुएँ हैं, और उनमें से वो पेट्रोलियम का वो उत्पादन किया जा रहा है। जैसे कि 2009 से वो मंगला नाम का एक कुआँ है बाड़मेर में,
अब उसका वो 2009 से उनमें है उनसे वो पेट्रोलियम निकाला जा रहा है। इसी के साथ और भी कुओं के नाम है जो बाड़मेर सांसौर बेसिन में है, जैसे कि रागेश्वरी, कामेश्वरी, ये जो पेट्रोलियम कुएं उनका नाम है कामेश्वरी, रागेश्वरी, कामेश्वरी और सरस्वती, ऐश्वर्या, ये जो विभिन्न है वो पेट्रोलियम या तेल के कुएं हैं। और जो मंगला कुआ है इनमें से है वो 2009 से इसमें से उत्खनन या फिर पेट्रोलियम का उत्पादन किया जा रहा है। और ये कौन से बेसिन के अंतर्गत आता है, तो बाड़मेर सांसौर बेसिन के अंतर्गत आते हैं। और इसका जो उत्पादन है वो किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, तो इसको भी ध्यान रखना है, केरन एनर्जी, केरन इंडिया है वो इसका वो उत्खनन या उत्पादन करती है। बाड़मेर सांसौर बेसिन मंगला कुआ से है वो 2009 से केरन इंडिया के द्वारा है वो किया जा रहा है। और इससे अगली बात करें जैसलमेर बेसिन की बात करें अपन जैसलमेर बेसिन की, तो जैसलमेर बेसिन में है वो जैसलमेर बेसिन, इसमें वो बात करें जो बागेवाला है, जैसे कि जैसलमेर में ऐसे ही नाम होते हैं बागेवाला, लोंगेवाला, तो जो बागेवाला है इसमें से वो पेट्रोलियम का उत्पन्न किया जा रहा है। और जो घोटारू क्षेत्र है जैसलमेर बेसिन के अंतर्गत उनमें से है वो ओनली नेचुरल गैस का ही है वो प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो बात करें बागेवाला और है वो दूसरा है वो घोटारू से केवल है वो प्राकृतिक गैस का ही पुनः प्रारंभ किया गया है, जो खनन का है या फिर उत्पादन करना वो है वो ओनली प्राकृतिक गैस, जबकि यह वो प्राकृतिक गैस और है वो उसके साथ पेट्रोलियम पदार्थ भी है वो बागेवाला से निकल जाता है। तो ये वो कौन सी संस्थाओं के द्वारा है वो जैसलमेर में जो बागेवाला और घोटारू है इसका वो उत्पादन किया जा रहा है, तो ये है वो ONGC और जो प्राकृतिक गैस है वो है ONGC। और इसके साथ एक और है ONGC के साथ एक और है सहायक संस्था है, और इसमें केवल ONGC है जो जैसलमेर बेसिन के अंतर्गत आते हैं, बागेवाला और घोटारू क्षेत्र, जिसका उत्खनन ONGC के द्वारा है वो उत्पादन किया जा रहा है। और जो बाड़मेर सांसौर बेसिन है मंगला क्षेत्र के अंतर्गत उसमें है वो केवल और केवल केरन एनर्जी के द्वारा है वो अपने उत्पादन किया जा रहा है। तो ये होगी जो कच्चे तेल और गैस के उत्पादन की बात। अब इसके आगे अपन देखते हैं जो श्रम विभाग है उसके बारे में देख लेते हैं। श्रमिकों के लिए यानी कि जो निर्माण श्रमिक होते हैं, जो निर्माण कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं उनमें जो श्रम करते हैं या फिर मजदूरी करते हैं उनके लिए है वो सरकार के द्वारा क्या क्या योजना चलाई जा रही है और उनके लिए वो क्या क्या विशेष प्रोविजंस है वो सरकार के द्वारा किए गए, उसके बारे में अपन देखते हैं। श्रम या फिर यूँ के वो जो निर्माण श्रमिक है उनके बारे में है वो अपन देखते हैं, जो निर्माण में वो काम मतलब निर्माण के क्षेत्र में वो कारीगरी या फिर काम करते हैं। तो इसके लिए वो सरकार के वो क्या क्या वो जो है वो योजना चलाई जा रही है। उससे पहले अपन देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है श्रम विभाग में कि जो श्रम की जो दरें या फिर जो मजदूरी की न्यूनतम दरें हैं वो कितनी है, वो इम्पोर्टेंट है, उसका वो जरूर ध्यान रखना है। जो मजदूरी की न्यूनतम दरें हैं वो 2021 से वो प्रभावी है, 2021 से वो न्यूनतम मजदूरी दरें, न्यूनतम मजदूरी दरें वो कितनी है, वो मतलब श्रमिकों के कुशलता के आधार पर है वो अलग अलग है वो तय की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। तो वो कितनी है उसकी अपन बात कर लेते हैं। जैसे कि बात करें अपन है वो कुशलता के आधार पर अकुशल श्रमिक और अर्धकुशल श्रमिक और इसी के साथ है वो अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिक और है वो उच्च कुशल श्रमिक। इनकी है वो जो न्यूनतम मजदूरी दर है वो कितनी है उसके बारे में जरूर ध्यान रखें, क्योंकि इसमें है वो मैच द फॉलोइंग करके ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि मिलान कीजिए वो कौन कौन सी है वो दर मतलब है वो स्लैब है जो कुशलता के आधार पर तय की गई है। तो अपन बात करें जो अकुशल श्रमिक है उनके लिए है वो गवर्नमेंट के द्वारा 259 रुपये है वो तय किए गए हैं। ये वो जो है वो मजदूरी तय की गई है। और अर्धकुशल के लिए है वो
₹271 और जो कुशल श्रमिक है उसके लिए वो ₹283 और 283 और फिर जो उच्च कुशल है उनके लिए वो 333 यानी कि लगभग इसमें कितने 12 का ही अंतर है, इसमें थोड़ा ज़्यादा है। ₹259 जो अकुशल श्रमिक के लिए तय किया गया है और अर्धकुशल के लिए ₹271 है और कुशल श्रमिक है उनके लिए 283 है वो न्यूनतम मजदूरी दर तय की गई है और जो उच्च कुशल श्रमिक है उनके लिए वो ₹333 है वो जो है वो न्यूनतम मजदूरी दर है वो तय की गई है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसका थोड़ा ध्यान रखें कि न्यूनतम मजदूरी दर जो 2021 से वो प्रभावी है वो कितनी है और जो कुशलता के आधार पर इसको है वो विभाजित किया गया है। अब अपन बात करते हैं कि जो श्रमिक है निर्माण क्षेत्र में जो काम करते हैं उनके लिए वो कौन कौन सी योजना है वो जो चलाई जा रही है उसकी बात कर लेते हैं। तो श्रमिकों के लिए योजना बात करें यहाँ पर स्वयं के लिए देखेंगे, स्वयं के लिए यानी कि खुद श्रमिक के लिए वो सरकार के द्वारा क्या क्या है वो योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और यहाँ पर देखेंगे श्रमिकों के बच्चों के लिए इसमें अपन देखेंगे खुद श्रमिक के लिए और इसमें वो श्रमिक के बच्चों के लिए वो सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं उनके उत्थान के लिए। तो बात करें वो श्रमिकों के स्वयं के लिए यदि सरकार के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है वो जो निर्माण श्रमिक अपने बात करें निर्माण श्रमिक सामान्य मृत्यु दुर्घटना या घायल सहायता योजना। इसके अंतर्गत जो श्रमिक है वो यदि कार्य क्षेत्र पर है वो सामान्य मृत्यु हो जाती है या फिर किसी दुर्घटना में वो उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर बात करें कि वो घायल हो जाते हैं तो उसके लिए वो सरकार उनको है वो वित्तीय सहायता प्रदान करती है और वो है वो कितनी देती है। तो उसकी बात करें जैसे कि वो सामान्य मृत्यु हुई है तो उसमें वो सरकार के द्वारा 2 लाख रुपये इनको दिया जाता है, इनके जो परिवार वाले उनको। और इसकी वो मृत्यु यदि दुर्घटना में हुई है तो 5 लाख रुपये वो सरकार के द्वारा सहायता की जाती है। और यदि स्थायी विकलांगता हुई है श्रमिक की तो उनको 3 लाख रुपये दिए जाते हैं और जो या फिर आंशिक स्थायी विकलांगता है उसके लिए 1 लाख रुपये वो सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। और यदि श्रमिक कहीं पर घायल हुआ है तो उसके लिए 5,000 से 20,000 रुपये तक है वो सरकार सहायता करती है। तो इस योजना के तहत श्रमिक सामान्य मृत्यु या फिर यूँ कहें दुर्घटना मृत्यु सहायता योजना, इसके लिए वो सामान्य मृत्यु पर है वो कितने लाख बात करें 2 लाख रुपये 2 लाख। और दुर्घटना में मृत्यु होने पर 3 लाख रुपये वो सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। और विकलांगता पर कितने दिए जाते हैं या फिर स्थायी विकलांगता पर है वो 3 लाख रुपये वो सरकार के द्वारा सहायता की जाती है। और आंशिक स्थायी विकलांगता पर है वो 1 लाख रुपये वो सरकार के द्वारा है वो सहायता की जाती है। और इसी के साथ है वो घायल होने पर है वो 5,000 से 20,000 तक है वो सहायता सरकार के द्वारा की जाती है। किस योजना के तहत? तो है वो श्रमिक या फिर मुख्यमंत्री श्रमिक सामान्य मृत्यु या दुर्घटना मृत्यु या फिर यूँ कह सकते हैं घायल सहायता योजना। इसके तहत है वो विभिन्न प्रकार की जो है वो मापदंड रखे गए हैं और इसमें वो सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता की जाती है। और इसी के साथ बात करें अपन है वो जो श्रमिक है उनके लिए है वो उनको यदि है वो विदेश में रोज़गार प्राप्त करने के लिए जाना है तो उसके लिए जो वीज़ा का व्यय होता है उसमें है वो वीज़ा के जो जितना व्यय होता है उसका वो 5,000 तक पुनर्भरण है वो वीज़ा व्यय पर है वो 5,000 तक है वो पुनर्भरण सरकार के द्वारा किया जाता है वीज़ा व्यय पर। यानी कि किसी श्रमिक को विदेश में रोज़गार प्राप्त करने जाना है, रोज़गार के लिए जा रहा है तो उसके लिए जो वीज़ा में जो जितना व्यय होता है या फिर खर्चा होता है उसका वो 5,000 रुपये तक का वो पुनर्भरण सरकार के द्वारा किया जाता है। और इसी के साथ सरकार है वो 2,000 रुपये तक की राशि है वो इन श्रमिकों को है वो श्रमिकों में जो भी मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, जो भी वस्तुएं उनको खरीदने के लिए 2,000 रुपये सरकार के द्वारा दी जाती है श्रमिकों को वस्तुएं खरीदने के लिए। या फिर यूँ कहें कि जो भी उनकी जो वास्तविक लागत है उसको दी जाती है, इनमें से जो भी कम होता है उसको है वो सरकार प्रायोरिटी में रखती है। या 2,000 अधिकतम 2,000 रुपये देगी या फिर जो वास्तविक लागत हुई है लेकिन वो 2,000 से कम हुई तो वो रखा जाएगा।
और इसी के साथ अपन बात करें जो 5 लाख रुपए तक का है वो जो श्रमिक है इनको है वो व्यवसाय के लिए जो ऋण दिया जाता है तो उसमें भी ब्याज का पुनर्भरण है वो सरकार के द्वारा किया जाता है 5 लाख रुपए तक का। और इधर अपन बात कर लेते हैं जो श्रमिक इनके बच्चों के लिए क्या क्या योजना सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। तो इसमें वो जो है वो इनके बच्चों के लिए, श्रमिकों के बच्चों के लिए वो योजना है वो शिक्षा एवं कौशल विकास योजना, शिक्षा या फिर शैक्षणिक एवं कौशल विकास योजना। इस योजना के तहत है वो जो श्रमिकों के बालक है इनको है वो छात्रवृत्ति राशि दी जाती है और साथ में प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। उनकी स्लैब यानी कि छात्रवृत्ति राशि है वो कक्षा 6 से उच्चतर अध्ययन के लिए वो छात्रवृत्ति दी जाती है 8,000 से 25,000 रुपये तक। छात्रवृत्ति है वो 8,000 से 25,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति दी जाती है। और जो प्रोत्साहन राशि है वो है वो कितनी दी जाती है इनके बच्चों को प्रोत्साहन राशि, तो वो है वो 4,000 से वो 35,000 रुपये तक है वो इनको है वो प्रोत्साहन राशि दी जाती है। श्रमिकों के बच्चों को 6ठी क्लास से ऊपर है वो उच्चतर अध्ययन के लिए ये छात्रवृत्ति योजना है और इसके साथ है वो प्रोत्साहन राशि भी है वो दी जाती है सरकार के द्वारा। और उसी के साथ बात करें अपन है वो जो श्रमिकों के बच्चे हैं वो यदि IIT, IIM ऐसी जो तकनीकी संस्था है उनमें यदि प्रवेश करता है तो उसका वो फीस का पुनर्भरण IIT, IIM इसमें फीस का पुनर्भरण कौन करता है तो वो सरकार के द्वारा इनके बच्चों के लिए फीस का पुनर्भरण किया जाता है। साथ ही अपन बात करें जो ये श्रमिकों के बच्चे हैं वो यदि IAS या फिर बात करें कि प्रशासनिक सेवा जैसे कि राजस्थान में बात करें तो RAS और अपने जो सेंट्रल लेवल है या फिर जो केंद्रीय होती है UPSC की परीक्षा IAS उनकी यदि प्रीलिम्स परीक्षा को क्रैक करते हैं तो उसके लिए भी इनको है वो राशि दी जाती है। यदि उन्होंने श्रमिकों के बच्चों ने IAS की प्री पास की है तो उसके लिए वो 1 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। और यदि RAS की परीक्षा पास की है प्रीलिम्स RAS की परीक्षा उनके लिए वो 50,000 रुपये और यदि IAS प्रीलिम्स की है वो पास की है तो है वो 1 लाख रुपए की है वो इनको है वो श्रमिकों के बच्चों को है वो राशि प्रदान की जाती है सरकार के द्वारा। IAS के लिए 1 लाख और RAS क्रैक करने के लिए वो 50,000 रुपये की राशि है वो दी जाती है। इसी के साथ और बात करें जो श्रमिकों के बच्चों के लिए यदि वो है वो कोई अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक या फिर जो खेल होते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में वहाँ पर यदि भाग लेते हैं तो उनको है वो प्रोत्साहन राशि दी जाती है आगे बढ़ने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में भाग लेने पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक क्या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में यदि भाग लिया है तो 3 लाख रुपए और यदि उन्होंने है वो भाग लिया और ब्रॉन्ज मेडल में अपन कह सकते हैं वो कांस्य पदक जीता है। ब्रॉन्ज मेडल कांस्य पदक के लिए उनको है वो कितने रुपए दिए जाते हैं तो उनको ले वो कांस्य पदक के लिए वो 5 लाख रुपए की है वो सहायता या फिर प्रोत्साहन राशि दी जाती है। और उन्होंने यदि सिल्वर मेडल जीता है सिल्वर मेडल के लिए उनको है वो कितनी राशि दी जाती है तो इसमें 3 जोड़ दो और 8 लाख रुपए है वो सिल्वर मेडल के लिए दिए जाते हैं। और उन्होंने यदि गोल्ड मेडल जीता है तो गोल्ड मेडल के लिए श्रमिकों के बच्चों को कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है सरकार के द्वारा 11 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। यानी कि इसमें 3 जोड़ने यदि केवल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक प्रतियोगिता में भाग ले तो उसको 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। और यदि उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है तो 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, सिल्वर मेडल जीता तो 8 लाख और गोल्ड मेडल जीता है तो 11 लाख रुपए की सहायता है वो सरकार के द्वारा की जाती है। और इसी के साथ बात करें अपन जो श्रमिकों के इनकी जो अविवाहित पुत्रियां होती हैं तो उनकी आत्मनिर्भरता के लिए वो 55,000 की राशि सरकार के द्वारा दी जाती है आत्मनिर्भरता के लिए। और वो किस योजना के तहत दी जाती है तो शुभ शक्ति योजना के तहत है वो इन श्रमिकों की अविवाहित पुत्रियों को आत्मनिर्भरता के लिए अविवाहित पुत्रियों को आत्मनिर्भरता या व्यवसाय के लिए कह सकते हैं तो उनके लिए कितनी राशि दी जाती है शुभ शक्ति योजना के तहत है वो 55,000 रुपये
55,000 रुपये की है वो इन श्रमिकों की जो अविवाहित पुत्री है उनको है वो शुभ शक्ति योजना के तहत वो दी जाती है, ताकि वो अपने सेल्फ डिपेंड हो, आत्मनिर्भर रह सके। तो ये वो श्रमिकों के लिए योजना है। और इसी के साथ ही जो श्रमिकों के लिए प्रसूति सहायता योजना वो भी है वो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। प्रसूति सहायता योजना उसमें है वो जो बालिका के जन्म पर है वो, यदि बालिका का जन्म हुआ है तो सरकार है वो 21,000 रुपये की सहायता करती है। और यदि बालक ने जन्म लिया है तो है वो उसको है वो 20,000 रुपये वो सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। और उस योजना का नाम है प्रसूति सहायता योजना। प्रसूति सहायता योजना ये श्रमिकों के लिए है। यदि बालिका के जन्म पर कितने रुपए दिए जाते हैं? बालिका 21,000 रुपये। और यदि बालक ने जन्म लिया है बालक के लिए तो 20,000, 1,000 ज़्यादा दिए जाते हैं 20,000। तो और ये वो एक साथ नहीं दिए जाते, एक मुश्त नहीं दिए जाते, किस्तों में दिए जाते हैं। जैसे कि जन्म पर है वो जन्म पर 5,000 रुपये, और टीकाकरण करवाने पर है वो 5,000 रुपये, और 5 वर्ष पूर्ण होने पर, 5 वर्ष है वो पूर्ण होने पर, या फिर शिक्षा क्षेत्र में प्रवेश करने पर, पहली क्लास में प्रवेश करने पर अपन कह सकते हैं कितने देंगे? 11,000 रुपये। और यदि बालक है तो वो जन्म पर 5,000 रुपये, और टीकाकरण करवाने पर 5,000 रुपये, और है वो 5 वर्ष पूर्ण होने पर उनको है वो 10,000 रुपये की है वो 10,000 रुपये दिए जाते हैं बालक, यदि बालक का जन्म हुआ है तो। और बालिका का जन्म में टोटल 21,000 और बालक के जन्म के लिए 20,000 रुपये की है वो इस प्रसूति सहायता योजना के माध्यम से वो सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता की जाती है। तो ये तो होगी श्रमिकों के बारे में। अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ी रोजगार विभाग के बारे में। और रोजगार विभाग है वो राजस्थान में वो कौन कौन सी योजना जिसके तहत है वो रोजगार क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए वो चलाई जा रही है, उसको अपन देख लेते हैं रोजगार क्षेत्र के लिए। तो उसमें अपन बात करें रोजगार के लिए तो है वो पहली योजना जो इम्पोर्टेंट है वो है वो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना इसकी वो शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1 फरवरी 2019 को हो गई थी, और 1 जनवरी 2022 को इसको वापस रिवाइज भी कर दिया गया। और इसके तहत है वो जो युवा जो है वो उनको संबलता प्रदान की जाती है वित्तीय सहायता के माध्यम से। और उनमें है वो कितनी राशि का प्रावधान है? तो 4,000 है वो लड़कों के लिए, और 4500 है वो यहाँ पुरुषों के लिए, और 4500 है वो अपने महिला ट्रांसजेंडर उनके लिए। 4,000 पुरुषों के लिए और 4500 रुपये महिला ट्रांसजेंडर है वो उनके लिए वो वित्तीय सहायता की जाती है। तो बात कर लेते इसकी शुरुआत कब हुई? तो 1 फरवरी 2019 को, और इसको वापस रिवाइज भी कर दिया गया 1 जनवरी 2022 को। इसके तहत है वो पुरुषों को है वो कितना भत्ता मिलता है? बेरोजगारी भत्ता या कह सकते हैं पुरुषों के लिए 4,000 प्रति माह, और महिला या ट्रांसजेंडर उनके लिए वो 4500 ज़्यादा 4500 है वो जो बेरोजगारी भत्ता है वो दिया जाता है। बात कर लेते मुख्यमंत्री जो स्वावलंबन योजना है, युवा स्वावलंबन योजना, इसके तहत है वो क्या ऐसे ही दिए जाते हैं? नहीं, ऐसे नहीं दिए जाते हैं। इनमें वो प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा गया है, वो इंटर्नशिप आपको वो करनी पड़ेगी, तभी जाकर ये वो जो बेरोजगारी भत्ता है वो मिलता है। तो उसके लिए क्या योग्यता है? योग्यता की बात करें तो वो स्नातक किया हुआ बेरोजगार होना चाहिए। स्नातक बेरोजगार है वो इसके लिए इस योजना के लिए योग्य, और साथ ही है वो 4 घंटे की है वो पर डे है वो 4 घंटे की पर डे, कितने माह तक? 3 माह तक इंटर्नशिप भी अनिवार्य है। और इंटर्नशिप कहाँ होगी? तो वो सरकारी कहीं पर भी सरकारी विभागों में वो सरकारी विभागों में इंटर्नशिप होगी। सरकारी विभागों में इंटर्नशिप कितने घंटों तक? 4 घंटे प्रतिदिन 3 माह तक। और ये योजना कुल है वो 2 वर्षों के लिए 2 वर्षों के लिए वो इसमें वो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। तो इस योजना की शुरुआत 1 फरवरी 2019 को हो गई थी, और इसको वापस रिवाइज है वो 1 फरवरी 2022 के तहत वो कर दिया गया। इसमें वो राशि कितनी मिलती है? तो पुरुषों के लिए 4,000 है, और महिलाओं ट्रांसजेंडर के लिए 4500 रुपये। और योग्यता स्नातक बेरोजगार होना चाहिए, स्नातक किया हुआ। और इसमें इंटर्नशिप कितनी है? तो 4 घंटे
प्रतिदिन 3 माह तक कहाँ पर की जाएगी, कोई भी सरकारी विभाग है वहाँ पर है वो, जैसे सरकारी स्कूल है तो वहाँ पर इंटर्नशिप देना जरूरी है। तो ये रोजगार विभाग की जो महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री युवा संबल योजना ये होगी। और इसके बाद अपन देख लेते हैं एक और जो है वो युवा, ये तो युवा संबल योजना है, और एक मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना। ये संबल योजना है एक युवा कौशल योजना, उसमें वो जो स्नातक यहाँ पे जो कॉलेज की युवा है उनको है वो कौशल आधारित शिक्षा दी जाती है, उनकी स्किल डेवलपमेंट है वो उस योजना के तहत की जाती है। तो उस योजना का भी अपन वो जिक्र कर लेते हैं। उस योजना का क्या नाम है, तो वो मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना। ये योजना वो जो उच्च शिक्षा विभाग या कॉलेज शिक्षा विभाग उनके द्वारा, कॉलेज शिक्षा विभाग और इसके साथ है वो RSLDC, इनका जो संयुक्त रूप से वो चलाई जा रही है। इसका मतलब है राजस्थान राज्य लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, RSLDC। ये वो जो राजस्थान राज्य में आजीविका का विकास के लिए, लाइवलीहुड डेवलपमेंट यानी आजीविका विकास के लिए कौशल आधारित वो शिक्षा का बढ़ावा देती है। तो इसके और इसका संयुक्त रूप से वो मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना वो चलाई जा रही है। तो इसमें वो कॉलेज के लिए है वो सॉफ्ट है वो स्किल है वो, इसके तहत है वो जो कॉलेज के युवा है यहाँ उनको है वो प्रोवाइड की करवाई जाती है। और इसमें कुल कितना है वो ट्रेनिंग का ये वो टाइम पीरियड है, तो उसकी बात करें तो टोटल है वो 350 घंटे, कुल 350 घंटे है वो इसमें है वो जो है वो सॉफ्ट स्किल या फिर है वो कौशल विकास के लिए वो 350 घंटे की है वो ट्रेनिंग होगी। और उसमें से 90 घंटे है वो सॉफ्ट स्किल के लिए, सॉफ्ट स्किल के लिए 90 घंटे है वो ट्रेनिंग देना जरूरी है। और ट्रेनिंग देते हैं ताकि है वो बच्चों में वो स्किल डेवलप की जाए, ताकि वो है वो अपने कोई स्टार्टअप पे या फिर अन्य जो काम है उनको है वो उसमें वो सिद्धता हासिल कर सके। उसके लिए योजना चलाई जा रही है मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना। हाँ, अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत बजट की। बजट जो ये तो आर्थिक समीक्षा की अपने बात की 2023-24 की, और बजट जो राजस्थान बजट 2024-25 है उसमें वो जो औद्योगिक क्षेत्र है उसके बारे में क्या नवाचार है और उसके बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जैसे कि अपन ने बात की जो पेट्रोलियम क्षेत्र है उसकी अपने बात कर ली, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण परियोजना है वो अपने उसको भी देख लेते हैं साथ में, जो है वो राजस्थान रिफाइनरी परियोजना है, वो भी इम्पोर्टेंट है, उसको भी देख लेते हैं। फिर अपन जो बजट में है जो क्या प्रोविजन है उसके बारे में उसको देख लेंगे। तो ये वो राजस्थान रिफाइनरी परियोजना, राजस्थान रिफाइनरी परियोजना ये कहाँ पर है, पहले तो अपन देख लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना है वो 16 जनवरी इससे वो परियोजना रिफाइनरी परियोजना की स्थापना हुई 16 जनवरी 2018 को वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको वो शुरुआत की गई। और ये है कहाँ पर, तो ये पचपदरा जिला बालोतरा, पहले वो बाड़मेर था लेकिन अब न्यू जिला बालोतरा लगता है। ये कहाँ पर है, पचपदरा जिला बालोतरा वहाँ पर है ये। और सह पेट्रोकेमिकल्स इसके साथ है वो सह पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स भी है वो इस परियोजना में के अंतर्गत स्थापित है, राजस्थान रिफाइनरी परियोजना। और ये क्या राजस्थान सरकार की है या संयुक्त उपक्रम है, तो ये है वो राजस्थान सरकार और HPCL दोनों का है वो संयुक्त उपक्रम है, यानी कि इसमें दोनों की हिस्सेदारी है। एक तो HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और है वो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, इसका है वो संयुक्त रूप का है वो ये वो उपक्रम है। और इसकी बात करें इसमें हिस्सेदारी कितनी है या शेयर कितने, तो 74% है वो HPCL, ज़्यादातर है वो शेयर कितने किसके पास है, 74% है वो HPCL इसमें है वो। और राजस्थान सरकार के पास है वो 26% है वो, इसमें राजस्थान सरकार की है वो हिस्सेदारी है। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना जो पचपदरा जिला बालोतरा में है स्थापित की गई है उसमें। और ये सह पेट्रोकेमिकल्स यानी कि पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स में वो भी यहाँ वहाँ पर स्थापित है। और इसकी अपन बात कर लें तो यदि इसको राशि में पूछ ले आपसे तो है वो 17,000
991 करोड़ रुपए है वो इसका वो जो HPCL का योगदान है इसमें, और जो राजस्थान सरकार है इसका 26% इसमें है वो 632 करोड़ रुपए है वो अपने राजस्थान सरकार है वो इसमें है वो योगदान है वित्तीय सहायता में। ठीक है, अनुपात पूछे तो 74:26, और राशि भी पूछ ले बाई चांस तो 17,991 और 632 ये है वो अनुपात है राजस्थान सरकार और HPCL का। साथ ही ये जो उत्पादन करती है वो है वो जो BS6 जो नवीनतम और लेटेस्ट जो स्टैंडर्ड है भारत स्टैंडर्ड 6, ये वो प्रदूषण कम करे और यानी कि कम प्रदूषण के साथ उत्पादक तो बढ़ावा दे, उस प्रकार उससे वो ये वो स्टैंडर्ड तय किए जाते हैं। तो जो नवीनतम BS6 स्टैंडर्ड है उसके तहत ये वो उत्पादन जो करता है, और इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो कितनी है तो 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष, 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष। इसको वो ध्यान रखें। ये वो कथनों में सवाल आ सकता है कि निम्न में से कौन सा कथन है वो जो राजस्थान रिफाइनरी परियोजना है वो उसके बारे में सत्य है या फिर असत्य है। तो इसके जो सारे कथन हैं अभी जो मैंने बताया उसको जरूर ध्यान रखें। और इसी के साथ अपन बात करें 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष इसका वो उत्पादन क्षमता है, BS6 आधारित उत्पादन करती है, और ये वो HPCL और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान दोनों का है वो संयुक्त उपक्रम है ये। और इसकी बात करें जो टोटल राशि है वो कितनी है तो वो है 74,932 है ऐसा कुछ, 74,000 और समथिंग करोड़ रुपए है वो इसकी है वो कुल है वो परियोजना की कुल राशि है, वित्तीय राशि है वो 74,932 है शायद कुछ ऐसा है, ये 74,000 समथिंग। तो ये है वो राजस्थान रिफाइनरी परियोजना बाड़मेर में है, उसके लिए वो जो प्रोविज़न है या फिर जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसके अपन ने वो कर ली। अब अपन बात करते हैं बजट की। तो जो राजस्थान में बजट है जो 24-25 का बजट है उसमें है वो जो पर्यटन सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है, मतलब पर्यटन सेंटर या फिर पर्यटन ट्रेनिंग सेंटर वो है वो उदयपुर में स्थापित किया गया है। ये जो अपन जो अभी बात कर रहे हैं वो बजट के प्रावधान में है, बजट जो 2024-25 है उसमें ये प्रावधान है कि पर्यटन सेंटर है वो उदयपुर में स्थापित किया जाएगा। और इसको किसके साथ स्थापित किया जाएगा, पर्यटन को उसको है वो सिंगापुर है वो जो कंट्री उसकी सहायता से उदयपुर में है वो पर्यटन गाइड या पर्यटन ट्रेनिंग सेंटर है वो उदयपुर में स्थापित किया जाएगा। ऐसा अपने जो बजट है 24-25 का उसमें प्रोविजन है। और इसके लिए जो ये परियोजना है राजस्थान रिफाइनरी परियोजना पचपदरा बालोतरा में, उसके लिए भी है वो जो इसके जो उत्पादक होते हैं या फिर उसको जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं इस परियोजना के उसको रीयूज़ करने के लिए भी है वो यहाँ पर बालोतरा में ही या फिर पचपदरा बालोतरा में एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा, या कह सकते हैं जो इसके जो अवशिष्ट उत्पादक है अवशिष्ट उत्पादकों को रीयूज़ करने के लिए यहाँ पर है वो बजट में प्रावधान किया कि यहाँ पर पचपदरा में एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा ताकि जो इसके अवशिष्ट उत्पादक है उनका भी है वो उनसे भी है वो वापस उनको रीयूज़ किया जा सके। तो ये थी आज की क्लास अपने जो महत्वपूर्ण उद्योग के बारे में, जो श्रम विभाग है और खनिज है, खान एवं खनिज, और जो सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना है उसके बारे में देखा। और एक जो योजना है केंद्र सरकार की संकल्प योजना, वो भी है वो इम्पोर्टेंट है। संकल्प योजना यानी कि वो है वो ये उद्यमिता विकास के लिए ये संकल्प योजना, उसको भी थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। संकल्प योजना इसका वो अपन बात कर रहे हैं तो ये है वो इसका जो फुल फॉर्म है स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस लाइवलीहुड प्रमोशन, ये इसका फुल फॉर्म है। संकल्प योजना की जो फुल फॉर्म है केंद्र सरकार की जो उद्यमिता विकास मंत्रालय, यहाँ पे बात कर रोजगार एवं उद्यमिता विकास मंत्रालय की है वो ये योजना है। कौन सी? संकल्प योजना। रोजगार एवं उद्यमिता विकास मंत्रालय केंद्र सरकार की ये योजना है। और इसका जो बात करें फुल फॉर्म की तो इसका है वो स्किल एक्विजिशन
एक्विजिशन और एक्विजिशन एंड नॉलेज, नॉलेज इसके साथ नॉलेज अवेयरनेस, अवेयरनेस एंड है वो अवेयरनेस एंड लाइवलीहुड, लाइवलीहुड प्रमोशन, ये इसका फुल फॉर्म है, ताकि ये वो इनके माध्यम से वो अपने जो राजस्थान में जो RSLDC है जो लाइवलीहुड विकास के लिए जो कार्य करती है उसको इस योजना संकल्प योजना के तहत जो अनुदान मिलता है, ताकि जो डिस्ट्रिक्ट स्तर पर जो संस्थागत ढांचा है उनको मजबूत करने में इसको है वो सहायता मिलेगी। तो ये वो केंद्र सरकार की जो संकल्प योजना है इंपॉर्टेंट है, और इसका जो रोजगार एवं उद्यमिता विकास मंत्रालय के द्वारा इसको है वो चलाया जा रहा है। इसके तहत अपने जो राजस्थान में जो RSLDC कार्य कर रही है, यानी कि लाइवलीहुड एवं आजीविका विकास के लिए जो संस्था कार्य कर रही है उसको ये वित्तीय सहायता दी जाएगी, ताकि ये वो डिस्ट्रिक्ट स्तर पर है वो संस्था के ढांचा को मजबूत बनाया जा सके और कौशल आधारित है वो जो उद्योग है या फिर जो कुशलता को है वो बढ़ाया जा सके। तो ये थी आज की क्लास। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया हो गया पूरा। तो इस क्लास को 1-2 बार देखें ताकि आपको आसानी से याद हो जाएगी, और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से वो प्रीलिम्स में वो क्वेश्चन आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।